नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल एजू हब पर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक ही बात होती है। इस वीडियो को मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी हमें ज़रूरत क्यों रहती है और ये कैसे कार्य करता है और इसके क्या क्या प्रकार हैं। ये हार्डवेयर, यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या अन्य सॉफ्टवेयर हैं जो इनके बीच में ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो जिस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसी तरह ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये सभी सॉफ्टवेयर से अलग और ख़ास होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी खासियत पर। डेफिनेशन तो अपने आप समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरमीडिएटर होता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। अब ये कैसे होता है इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका हार्डवेयर है और ये यूज़र है। यूज़र जो भी कमांड देगा कंप्यूटर को वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन कमांड्स को आगे हार्डवेयर से काम करवाएगा। सपोज़ आपको कोई एक एप्लीकेशन लोड करनी है या कोई सॉन्ग्स देख सुनना है या वीडियो देखना है या कोई कैलकुलेशन करनी है, तो वो कमांड आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। यूज़र जो है वो डायरेक्ट हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकता और डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यूज़र वास्तव में हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए यूज़र को मशीन लेवल लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये आसान और सुविधाजनक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे काम करते हैं ये सभी यूज़र को पता नहीं होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। अगर मान लो किसी यूज़र को पता हो मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में या पूरी उसकी जानकारी हो, तो यदि मान लो उसको एक मूवी देखनी है, तो सबसे पहले वो उस मूवी को हार्ड ड्राइव, जो अपनी परमानेंट और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, उस पर अपनी सारी फाइल्स होती है, वहाँ से उसको एक्सेस करेगा। तो एक्सेस करने के लिए उसको कोडिंग लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में उसको मेमोरी में लोड करने की कोडिंग लिखनी पड़ेगी और उसके बाद में डिस्प्ले डिवाइस पर डिस्प्ले करवाने के लिए भी उसको कोडिंग लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा सिस्टम में बहुत सारे फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। जैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू फैन चल रहा होता है, उसको कम या ज़्यादा करना, तो उसके लिए भी उसको कोडिंग लिखनी पड़ेगी। मॉनिटर की ब्राइटनेस जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी उसको कोडिंग लिखनी पड़ेगी। वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए भी उसको कोडिंग लिखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो मूवी देखेगा या इन सब प्रोसेस में उलझा रहेगा। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन इजी नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक आसानी से सारे काम करवा लेता है। मशीन लेवल लैंग्वेज, सारी कोडिंग वगैरह सब जो भी प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा हुआ होता है। इसीलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता रहती है, ताकि हर कोई यूज़र, कोई भी यूज़र आसानी से कंप्यूटर हार्डवेयर से काम ले सके। तो दूसरा पॉइंट जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को अन्य सॉफ्टवेयर से खास बनाता है वो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। इंटरफेस क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने रूम के अंदर फ़ैन ऑन करना है, तो आप फ़ैन का स्विच ऑफ ऑन करेंगे, और फ़ैन को बंद करना है तो आप फ़ैन का स्विच ऑफ करेंगे। ठीक है, स्विच ऑन करते ही फ़ैन ऑन हो गया, स्विच ऑफ करते ही फ़ैन ऑफ हो गया। तो ये जो स्विच होता है वो आपके और आपके फ़ैन के बीच में इंटरफेस होता है। ठीक है, तो क्या बिना स्विच के आप फ़ैन ऑन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको दो वायर को आपस में कनेक्ट करना होगा और फ़ैन को ऑफ करने के लिए उन दोनों वायर को आपस में हटाना होगा। तो ये आसान नहीं होता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में एक बार ही ऑन या ऑफ़ करेंगे। आप जितनी बार रूम के अंदर आएंगे उसको ऑन करेंगे, जितनी बार निकलेंगे ऑफ़ करेंगे। तो आपको एक बीच में इंटरफेस चाहिए जिससे यूज़र को आसानी रहे उस हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो जिस तरह से स्विच आपके और फैन के बीच में इंटरफेस होता है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से आसानी से सारे काम करवा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप यानी यूज़र और
कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक मैनेजर की तरह कार्य करता है। आपको कंप्यूटर से जो कार्य करवाना होता है वो आप अपने मैनेजर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे सकते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम सही तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर से करवाता है और आपके लिए एक प्रॉपर आउटपुट जनरेट करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक पॉइंट और लेते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशंस के लिए या अदर सॉफ्टवेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म होता है कंप्यूटर के अंदर। अब इस चीज़ को हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जो है वो हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर जो है 0 लेवल का है, 0 लेवल पर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट लेवल पे होता है और उसके बाद सेकंड लेवल पे आएगा आपका अदर सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस और थर्ड लेवल पर होंगे यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ये कभी भी डायरेक्ट जो है वो हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। हार्डवेयर को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक्सेस कर सकता है। अगर यूज़र को कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो यूज़र को एक लेटर लिखना है या एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो मेनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड एप्लीकेशन काम में लेगा और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो एक लेटर या एप्लीकेशन टाइप करेगा और उसके बाद में सपोज़ उसको सेव करना है तो वो एप्लीकेशन को ही कमांड देगा कि उस डेटा को एक फाइल के रूप में सेव करे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को रिक्वेस्ट डालेगी कि डेटा को फाइल के रूप में सेव करना है और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो उसको एक फाइल के रूप में कंप्यूटर हार्डवेयर पर स्टोर करके रखेगी। ठीक है, सपोज कीजिए उसी डेटा को अब वो प्रिंट लेना चाहता है। प्रिंट लेने के लिए यूज़र जो है वो बटन प्रेस करेगा जहाँ पर प्रिंट नामक कमांड लिखी हुई है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या साधारण सॉफ्टवेयर पे या एमएस वर्ड में। उस प्रिंट पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को कमांड देगा, सॉरी रिक्वेस्ट करेगा कि यूज़र से प्रिंट की रिक्वेस्ट आई है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेटा लेकर आउटपुट डिवाइस जिसे हम कहते हैं प्रिंटर को सेंड कर देगा। कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या अदर जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहते हैं उसके लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक बेस का काम करता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर पर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद में बाकी सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर पर इंस्टॉल होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर को डायरेक्टली केवल ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बाकी सभी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है या ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू यूज़र जो है कंप्यूटर हार्डवेयर से आसानी से काम ले सके। हम ये भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आधारभूत कार्य करने में सक्षम होता है। इन आधारभूत कार्यों में आता है कि डिस्क से डेटा रीड करना, डिस्क पर डेटा राइट करना, रिसोर्स को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, ये सब कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। आइए आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स जैसे कि संसाधन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। न सिर्फ हार्डवेयर के रिसोर्सेज बल्कि सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर पर इंस्टॉल हुए हुए बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस उनको भी वो मैनेज करता है। और हार्डवेयर रिसोर्सेज में जैसा कि आप समझ सकते हैं सिस्टम बस, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव, प्रिंटर्स और बाकी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं। नेक्स्ट आपके आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी मैनेजमेंट का भी कार्य करता है। जैसे कौन से प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, कौन से प्रोसेस से कितनी मेमोरी वापस फ्री करवानी है या सारी मेमोरी फ्री करवानी है और उसके पास अवेलेबल मेमोरी कितनी है, ये सारे कार्य मेमोरी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि कौन से प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, कौन से प्रोसेस को पहले पूरा करना है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोसेस को प्रायोरिटी प्रोवाइड करवानी, और इसके अलावा कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड करवाना है, ये सब कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट
वैसे तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग अलग फाइल सिस्टम होता है, जैसे किसी का FAT32, किसी का FAT64, किसी का NTFS आदि, और उनको मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना, फाइल्स को कैसे सेव करना है, कहाँ पर सेव करना है, किस तरह से सेव करना है, और उनको कैसे एक्सेस किया जाना है, ये सब कार्य फाइल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है सिक्योरिटी, कि सही यूज़र को उसके लेवल या उसको दिए गए राइट्स के अकॉर्डिंग एक्सेस मिलना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। कोई यूज़र है जो ऑथराइज्ड नहीं है किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तो उसको रोकना चाहिए। इस तरह के सारे कार्य सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कार्य। हालांकि इसमें और बहुत सारे कार्य होते हैं, पर वो काफ़ी बड़ा हो जाता है बाद में। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सब मेन कार्य हैं। इनके अलावा और भी कुछ कार्य हो सकते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना। आपके जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज होती है उन सबको कंट्रोल और मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, सबसे पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पुराना, हम कह सकते हैं कि ये सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें काफ़ी सारी जॉब को पंच कार्ड पर पंच करके ऑपरेटर को दे दिया जाता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उन सभी पंच कार्ड को एक साथ ऊपर नीचे रखकर एक साथ इनपुट डिवाइस में रख देता है या दे देता है या इनपुट कर देता है। उसके बाद वन बाय वन सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। इसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब तक एक जॉब पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरी जॉब स्टार्ट नहीं हो सकती। मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस होता है। इसमें यूज़र और कंप्यूटर के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता जब तक कोई एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए, और जॉब को प्रायोरिटी भी नहीं दे सकते। मतलब जो जॉब सबसे नीचे रखी हुई है आपकी इनपुट डिवाइस में, वो सबसे लास्ट में ही एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते थे। इसमें क्या होता था कि जितने टाइम एक प्रोसेस को सीपीयू चाहिए उतने टाइम उस प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर दिया जाता था। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जितने टाइम प्रोसेस 1 को सीपीयू चाहिए उतने टाइम उस प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर दिया जाता है, और उसी प्रोसेस यानी प्रोसेस 1 को जब इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती थी तो उसे इनपुट आउटपुट दे दिया जाता था। मीन्स कोई इनपुट लेना हो या आउटपुट डिवाइस पर कोई काम करना हो या प्रोसेस करना हो तो इनपुट आउटपुट पर भेज दिया जाता था उस प्रोसेस को। तो उस टाइम सीपीयू की जगह इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती थी उस प्रोसेस को। तो जब प्रोसेस 1 इनपुट आउटपुट के लिए चला जाता था तो उस टाइम सीपीयू जो है वो फ्री रहता था, और इस खाली या फ्री टाइम में सीपीयू को दूसरा प्रोसेस अलॉट हो जाता है। इस तरह से इसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन कर सकते थे। इसमें जो मेन फोकस करते थे वो ये होता था कि सीपीयू को है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, उसको फ्री नहीं रहने देना है, उसको आइडियल नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आपके आता है टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फोकस जो होता था, रिड्यूस रिस्पांस टाइम। अब रिस्पांस टाइम क्या होता है, सपोज कीजिए आपको एक सॉफ्टवेयर लोड करना है, एक प्रोग्राम रन करना है। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम है वर्ड। वर्ड आपको रन करना है। आप जैसे ही आप उस पे आइकन पे क्लिक करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं, तो सपोज कीजिए एंटर प्रेस करने के बाद 5 सेकंड बाद में वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है कि भाई सॉफ्टवेयर चल गया, ठीक है। तो उस 5 सेकंड को हम रिस्पांस टाइम के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता था, प्रत्येक प्रोसेस को टाइम अलॉट करके उन सभी प्रोसेस में स्विच करते रहते थे, जिससे यूज़र इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता था और रिस्पांस टाइम जो है बहुत कम हो जाता था। नेक्स्ट आपके आता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ एक कंप्यूटर में दो या दो से अधिक प्रोसेसर भी लगे हुए होते थे, उनमें मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता था। तो जाहिर सी बात है, दो या दो से अधिक यदि प्रोसेसर हैं तो उन सभी प्रोसेसर को अलग अलग प्रोसेस अलॉट कर दिया जाता था। तो इनके अलावा कुछ एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपके ले लीजिए ओवन में काम मोस्टली काम में लिया जाता है। जहाँ मिसाइल्स वगैरह चलानी हो वहाँ पे भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। मल्टी यूज़र मतलब जिसमें बहुत सारे यूज़र एक साथ यूज़ कर सके। नेटवर्क पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह काम में लिए जाते हैं।
तो आशा करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपके क्लियर हुआ होगा, ये कैसे काम करता है और इसके कितने प्रकार हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, शुक्रिया।